ड्यू फैक्टर तो देखो है, बट इट्स आई गेस ब्रिलियंस इन बॉलिंग, या कहीं ना कहीं अभी टीम आपस में थोड़ा सा पहले पहले गेम्स हैं, अपनी प्लेइंग 11 सेटअप कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को एक अलाइन कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है इमर्जिंग प्लेयर को भी आपको एडजस्ट करना है अगर इफ यू हैव अ बैटर। बट ये है कि अगर लाहौर को जीतना है तो अनलाइक द लाहौर ऑफ द पास्ट उनको थोड़ा सा अबव पार टोटल करना पड़ेगा, तब वो शायद डिफेंड कर सकें, या चेज में भी आप कह सकते हो कि शायद दे विल हैव टू चेज टोटल्स अबव पार। सऊद शकील का एक अच्छा स्टार्ट लास्ट टाइम शेयर किया था कि his strike rate gets less than 100 from the 7th over till the 10th over, चाहे वो 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से भी क्यों ना पावर प्ले में खेलें। तो ये तो हमेशा एक अलार्मिंग चीज रहेगी, और ओपोनेंट इस चीज को तैयार करके आएगा कि यार अच्छा है, अगर एट टाइम्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। पीएसएल का फर्स्ट वीक या वीकेंड आप कह सकते हैं वो ख़त्म हो चुका है, और दो टीम्स अभी हैं जिन्होंने दो दो मैचेस खेले हैं, बाकी ने एक एक मैच खेला है। तो क्विकली हम रन थ्रू करेंगे किस किस्म के हमें ट्रेंड्स देखने को मिले हैं, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट इन द वीक्स एंड पीएसएल सीजन टू कम। तो इन सारी बातों पे बात करेंगे, टॉकिंग पॉइंट्स वगैरह देखेंगे क्या हैं। तो अनस भाई डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहले मैं चाहता हूं कि उन टीम्स पे ज़्यादा बात कर लें जिन पे थोड़ा सा सैम्पल साइज बड़ा है, यानी कि लाहौर और क्वेटा। तो इन दो टीम्स को किस तरह से देख रहे हो? हमने क्वेटा की जितनी लास्ट टाइम जो तारीफ की थी, जो कि कल ही वीडियो आई है, लेकिन मैच वो लाहौर से काफ़ी कन्विंसिंगली हार गए और एक मैच कन्विंसिंगली जीते। तो किस तरह से इन दो टीम्स का देख रहे हो, और ओवरऑल कोई ट्रेंड्स वगैरह देखने को मिले हो तो उस पर बताएं। यार सबसे पहले तो ऑब्वियसली पहला मैच क्वेटा का देखते हुए हमने जब इवन रिव्यू किया था इनकी टीम का, तो वी वर थिंकिंग एंड वी स्टिल होप कि इनकी टीम काफी क्वाइट बेटर है, जेल अलोंग कर सकती है और अच्छे प्लेयर्स इनके पास। बट जो आज का अगर मैच देखें अगेंस्ट लाहौर, तो इट वाज अ वन साइडेड गेम, बिकॉज लाहौर की बॉलिंग सही वक्त पे टाइमली चल गई। दे एडेड अनदर स्पिनर, तो स्पिन एलिमेंट अभी इस टूर्नामेंट में ज्यादा दिख रहा है कि जिसके पास अच्छे क्वालिटी शार्प माइंडेड स्पिनर्स हैं वो इम्पैक्ट ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन अभी 4 मैचेस की मैं सैंपल साइज पे ये बात कर रहा हूँ। तो अब तक तो मुझे स्पिनर्स पे ज्यादा हो रहा है कि भाई स्पिनर्स का ही इम्पैक्ट रोल क्रिएट हो रहा है टूर्नामेंट में सो फार। बाकी आप 4 मैचेस देख सकते हैं, तो देयर अच्छा, इज अ एक लॉट टू चीज टॉक। ये भी कॉमन फैक्टर नजर आया है कि पिंडी में बैटिंग फर्स्ट बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। इवन दो ये नाइट मैचेस ही दोनों हुए हैं, तो ऐसा आप भी नहीं कह सकते कि ड्यू का फैक्टर हो, बट मे बी सेकंड इनिंग्स में थोड़ी ज्यादा आई हो। लेकिन क्या वजह है कि जो भी सेकंड इनिंग्स में आ रहे हैं वो क्लोज भी नहीं जा पा रहे? इज दिस द कंडीशंस, या आप ये कह सकते हो कि दोनों में बस इत्तेफाक हुआ है कि ये चेज नहीं हो पाया? यार अब तक कितने 3 मैचेस हो चुके हैं पिंडी में और एक कराची में, तो अब तक तीनों मैचेस में ही आपने यही सूरत हाल देखी कि टीम ने बाय मार्जिन मैच जीता है। पहला मैच में, बल्कि पहले मैच में तो पहले मैच में तो चेज हुआ पहला है। मैच में बल्कि नहीं, पहले में तो चेज हुआ है, बिकॉज पहले में तो भी वन साइडेड हुआ, बिकॉज अर्ली आउट हो गई लाहौर कलंदर्स। बाकी दो में हम देख सकते हैं कि ड्यू फैक्टर तो देखो है, बट इट्स आई गेस ब्रिलियंस इन बॉलिंग, या कहीं ना कहीं अभी टीम आपस में थोड़ा सा पहले पहले गेम्स हैं, अपनी प्लेइंग 11 सेटअप कर रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को एक अलाइन कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है इमर्जिंग प्लेयर को भी आपको एडजस्ट करना है अगर इफ यू हैव अ बैटर। फिर कुछ ऐसे पिक्स हैं, क्योंकि हर साल ये चीज तो आपको पता है पीएसएल में कि यू हैव न्यू प्लेयर्स जिनके साथ आपको एक टीम एडजस्ट करनी पड़ती है। इट्स नॉट लाइक आईपीएल के आपकी पुरानी टीम ही चलते हुए आ रही है, अनलेस एक मेगा ड्राफ्ट या मेगा ऑक्शन हो रहा है। नहीं, तो वो ब्रॉडर हमेशा पॉइंट्स तो पीएस हम अलग वो कर लेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम इन 4 मैचेस पे ज़्यादा बात करें। तो इसमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कंडीशन वाइज करें? रावलपिंडी वंस अगेन हाई स्कोरिंग पिच लग रही है। अभी आप जो टेस्ट मैचेस यहाँ पे हुए थे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये भी था कि हम लोग ने उसको स्पिन फ्रेंडली बनाना था, तो हमने वो हीटर वगैरह लगा दिए थे। लेकिन डू यू थिंक कि ये वापस से वो सरफेस ही ऐसी हो गई है, या डू यू थिंक कि बैटिंग ऐसी इन्होंने की है कि अबव पार टोटल लगे? यार कराची और पिंडी के हिसाब से अगर देखूं, तो व्हेन हसन अली वाज बॉलिंग इन कराची तो एक मूवमेंट मिल रही थी बॉल को, वेयर एज इन पिंडी अब तक मैंने जितने सीमर्स को बॉल करते हुए देखा है, तो उसमें बॉल बैट पे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, लाइक बैट्समैन को यार इतनी अर्ली ऑन तो डिफिकल्टी नहीं। मोहम्मद आमिर को काफी मूवमेंट मिल रही थी। मोहम्मद आमिर को
जो मूवमेंट मिल रही थी ऑब्वियसली कुछ देखो प्लेयर्स की अपनी भी यूएसपी होती है कि सही जगह पे सही लाइन एंड लेंथ से बेस डिफरेंशिएशन करने में अच्छी बॉलिंग करवा रहे हो, बट बहुत इनिशियल स्टार्ट में आपको मिल रही है मूवमेंट, लाइक पिच पे इतना घास नहीं है जितना घास आपका क्या कहते हैं कराची की पिच पे था। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप अब्दुल्ला शफीक को बैट करते हुए देखो, अब्दुल्ला शफीक जो माजी में कितना स्ट्रगल कर रहे थे वो पाकिस्तान एंड इवन इन डोमेस्टिक, उनकी भी बैट पे इतना अच्छा बॉल आ रहा था कि वो बैकफुट के भी अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, फ्रंट फुट पे भी आके स्पिनर को ओवर द सर्कल मार रहे हैं। तो इट शोज कि अगर अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन 180 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है ऑन सच कंडीशंस, तो उसको भी नजर आ रहा है कि पिच बहुत अच्छी है, मे बी वी माइट गो रॉन्ग, हमें ज्यादा स्कोर करना चाहिए। तो पिच भी अच्छी है, पिच का मैं समझता हूँ कि पीएसएल मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि ऑब्वियसली यू नीड टू बट सी अ इफ मैच इफ जिसमें यू आर हाई सेइंग कि स्कोरिंग हो। कराची में स्विंग ज्यादा थी, तो कराची में तो दोनों टीम्स ने 230 प्लस स्कोर लगाया है। मतलब 234 उन्होंने बनाया और 234 वो चेज हो गए। तो आप कह रहे हो कि सीम कंडीशंस होने के बावजूद कराची ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा है? कराची ज्यादा हाई स्कोरिंग रहा है बिल्कुल, और कंडीशन वाइज अगर देखो तो बॉलर्स के लिए काफी कुछ था उस पिच में। एट टाइम्स अगर आप देखो कि बॉलर्स से स्विंग कंट्रोल नहीं हो रही, लाइक आकिफ वगैरह से आपने थोड़ा पास में पाकिस्तान की में ही देखा दैट ही हैज द केपेबिलिटी टू स्विंग द बॉल, बाउंसर्स अच्छी मारना, पड़ा एट टाइम्स क्या है कि बहुत सारे बॉलर्स एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कंडीशन, उनसे बॉल यार कंट्रोल लेकिन नहीं हो रहा। आई वुड आर्ग्यू कि ये जो स्विंग कंट्रोल करने का मसला आता है वो तो न्यू बॉल पे आता है। अगर आपको याद हो तो आकिफ के फर्स्ट 2 ओवर्स तो बहुत ही इकोनॉमिकल थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अंडर 5 की इकोनॉमी से वो बॉलिंग कर रहे थे। वो जो लास्ट टू जो बैक एंड ऑफ द इनिंग्स पे आए थे, वहां पे उनको मार पड़ी थी। तो आई वुड मे बी थिंक कि ये स्विंग से ज्यादा वो जो कहते हैं ना T20 की लाइन एंड लेंथ होती है, जब आपको अटैक कर रहे हो तो उसमें कंफ्यूज होना। डू यू थिंक ये स्विंग का फैक्टर था कि कंट्रोल नहीं हो रही थी? स्विंग स्विंग का थोड़ा फैक्टर था, बट अब मुझे लगता है कि टीम्स उस तरीके उस पैटर्न पे भी जा रही है जैसे पास्ट में हमने पीएसएल में देखा है कि हमेशा एक स्लो स्टेडी स्टार्ट रहा है कराची किंग्स का या मुल्तान सुल्तान वगैरह दूसरी टीम्स का, जहाँ पे रिजवान बाबर ओपन कर रहे हैं। तो अब टीम्स ने एक ट्रेंड चेंज किया बिकॉज एक 60 रन इन अ पावर प्ले इज ऑल्सो लाइक अ पार टोटल। आज की टी20 क्रिकेट में आपको 70-80 तो करने हैं, सो दैट आप अगर 7 से 10 ओवर में अगर आप थोड़ा सा स्कोरिंग कम भी होती है तो आप 100 तक टच कर जाते हैं। तो अब अप्रोच भी चेंज हुई है, ये एक सेंस आ गया है फ्रेंचाइज में कि यू नीड टू गो बिग अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो। तो अब तक तो 4 गेम्स में यही नजर आई, इवन पहले मैच में भी आप देखें लाहौर वाज गोइंग ऑल आउट, बेशक जल्दी आउट हो गया बट उनका रन रेट अच्छे तरीके से चलता जा रहा था थोड़ा बहुत, अब्दुल्ला शफीक उसको लेकर चल रहे थे, बट दे वर लूजिंग विकेट्स, दैट्स व्हाई दे गॉट आउट अर्ली। यार वरना बट शायद वो अगेन भी एक थोड़ा। आई वुड आर्ग्यू, अगर आप पहले मैच की बात कर रहे हो तो स्टार्ट तो दोनों ओपनर्स का बहुत स्लो गया था। एक 72 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, एक 16 की स्ट्राइक रेट पे, ये जो आउट हुए हैं स्ट्राइक रेट। फिर अब्दुल्ला शफीक ने आके एक्सेलरेट किया। आई नो पावर प्ले में ही आ गए थे और इवेंचुअली पावर प्ले को ही यूटिलाइज किया, लेकिन शुरू में तो दे गॉट स्टक इन द विकेट। यार अगर आप ओपनर्स की बात करो तो ज्यादा टाइम भी तो आपका एक इमर्जिंग ओपनर था, उसने मुश्किल 6 बॉलें खेली, उसका डेब्यू गेम था, तो आप उस पर इतना हार्श नहीं हो सकते बिकॉज वो भी नहीं, मैं सामने उस पे से हार्श नहीं हो रहा। नसीम नहीं नहीं, मैं आपके उस पॉइंट का नसीम जवाब दे रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि मैं शुरू से ऑल आउट अटैक पे गए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप दोनों ही बैटर्स को देखो, फखर का भी और मोहम्मद नईम का भी। तो आप वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। चलो आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि जैसे हमने सेकंड मैच में देखा कि फखर ने जब सेटल हो गए तो उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट अच्छी कर ली इवेंचुअली। लेकिन शुरू में ये तो आप ये ऑल आउट अटैक तो नहीं बोलोगे अब्दुल्ला। हाँ, ये कह सकते हो कि दोनों मैचेस में ऑल आउट अटैक गए। नहीं, ऑल आउट अटैक शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं यही कह रहा हूँ इंटेंट तो थी टू गो ऑल आउट के भाई जाएं स्कोर करें, दैट वाज द प्लान फ्रॉम द डग आउट। अब ऑब्वियसली आपकी विकेट्स गिर गई, स्टिल देवर लाइक कि नहीं यार हमें जाना है, मे बी हमें इस चीज का फायदा उठाना है कि हमारा बैटिंग ऑर्डर में काफी डेप्थ है। अगर आप लाहौर के अंदर भी देखो, आज के मैच में आप देखिए जैसे हमने रिव्यू में डिस्कस किया था कि रिशाद वाजंट प्लेइंग इन द फर्स्ट गेम, रिशाद हुसैन इस गेम में आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो भी एक बैटिंग में थोड़े बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेल लेते हैं। तो एक लाहौर अपनी मतलब स्मॉल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे अब रिलाई कर रहे हैं और एक बिग परफॉर्मेंस फ्रॉम फखर जमान, दिस इज द एलिमेंट दे आर गोइंग विद कि भाई हमारा बैटिंग ऑर्डर इसी तरह चलेगा। बाकी ऑब्वियसली विद टाइम दे वांट डैरिल मिचेल वगैरह टू डिलीवर। ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज पे और मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा। आप मोहम्मद नईम का जो कि हम कंसिस्टेंटली देखते हैं,
मैं पहले मैच की बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा बाकी मैच पे भी आएंगे। तो मोहम्मद नईम, जब रायली मेरेडिथ का फास्ट पेस बॉलिंग उनको मिली तो वो स्ट्रगल भी किया और जल्दी आउट हो गए। डू यू थिंक दैट इज अनदर केस ऑफ अ यंगस्टर कमिंग इनटू अ टीम, और जब वो इंटरनेशनल क्वालिटी की बॉलिंग खेलते हैं तो वो फंसते हैं जहाँ पेस वगैरह हो? यार काफी अच्छा पॉइंट डिस्कस किया, और इसमें सिर्फ ना सिर्फ मोहम्मद नहीं बट हमारे काफी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो जब नेशनल टी20 में खेलते हैं तो वहां पे आपको लग रहा होता है कि यार कितनी फिनेस के साथ कितने प्रॉपर शॉट्स खेल रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से टाइम कर रहा है, स्ट्राइक रेट कितना अच्छा है। और एकदम से ऑब्वियसली जब आप एक इंटरनेशनल बॉलर्स को फेस करते हो या इवन पाकिस्तानी इंटरनेशनल रेगुलर प्लेयर्स को आप फेस कर रहे हो, तो वहां पे आप स्ट्रगल कर रहे हो। आप बॉल की पेस को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, टाइम ही नहीं कर पा रहे, आपका ब्रेन पिक ही नहीं कर पा रहा है। इसमें मतलब मेरे खुद के फेवरेट जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, साहिबजादा फरहान इज वन ऑफ द बिग एग्जांपल्स। ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग इन द फर्स्ट गेम, जबकि वो हम्म। नेशनल टी20 में जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे थे। अगर आप साहिबजादा की इनिंग्स देखें जाके हाइलाइट्स, तो ही वाज क्वाइट स्ट्रगलिंग। उसमें उनको एक दो लूज बॉल मिली है प्रॉपर, उसको उन्होंने मतलब बैकफुट पे जाके छक्का मारा है डीप मिड विकेट पे, वो एक नॉर्मल बंदा भी मार लेता मेरे हिसाब से। तो दैट वाज नॉट समथिंग गुड। तो यहाँ नहीं, फिर या तो यही ये हमने आई थिंक उसमें इस्लामाबाद के रिव्यू में भी बात की थी कि साहिबजादा फरहान का मैंने यही पॉइंट मेंशन किया था कि जहाँ उनकी मैंने अच्छी शॉट्स या अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, वो बहुत ही बिल्कुल बल्ले के नीचे बॉल आती हुई और इजी टू स्कोर अगेंस्ट। अगेन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम साहिबजादा फरहान, जैसी भी बॉलिंग हो, जो भी चीज़ें हो, उन्हीं कंडीशन में बाकियों से बेहतर वो कंसिस्टेंटली करते हुए आ रहे हैं। बट आई एम नॉट श्योर कि वो इस लेवल पे उतने अच्छे हैं। तो आई आई कम्प्लीटली एग्री विद यू ऑन दैट। बिल्कुल यार, मैं मेरा भी रिव्यू में यही पॉइंट था कि अगर आपको श्योर होना है तो उसको शुरू में दो तीन मैचेस दे दो ऐसे टाइप के जो प्लेयर्स होते हैं, सो दैट लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट आप रिस्क पे ना जाओ। लाइक ही स्कोर 25 ऑफ 24 बॉल्स इन द फर्स्ट गेम, तीन छक्के नो बाउंड्रीज, तीन में से दो छक्के तो मुझे अच्छे से याद है जो बहुत लूज बॉल्स थे, जिनको अगर आप वो भी नहीं मारते तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब फिर क्या ही फिर मारोगे। तो यहाँ आई वाज लाइक कि बहुत उम्मीदें थी कि यार नेशनल टी20 में ही स्कोरिंग 150 या 140 ऑट रन जो बनाकर आए थे ये कुछ 60-70 बॉलों में। तो वहां मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ही शुड हैव डन बेटर इस लेवल पे, कि आप एक इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के ओपनर सेलेक्ट हुए हो, पीएसएल में चांस मिल रहा है, नहीं सेम देखो, होम कंडीशंस हैं जहां आपने। एक्सपेक्टेशन करना तो मतलब ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स हिम टू डू बेटर, बट वही वाली बात है जो कि हम अभी डिस्कस ऑलरेडी की है कि शायद उस क्वालिटी की बॉलिंग नहीं मिली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग पहले मैच में बहुत ही इंप्रेसिव रही। हर किस्म का उन्होंने बॉलर यूज़ किया, कोई पेस कर रहा है, कोई स्विंग अच्छी कर रहा है, फिर इमाद वसीम लेफ्ट आर्म स्पिन, शादाब। तो जो उनकी एक चीज़ पे वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं कि यार बॉलिंग में वो वैरायटी लाने की कोशिश करते हैं, तो दैट वर्क फॉर देम। और जैसा हर बार होता है, शादाब की जैसी भी फॉर्म हो इंटरनेशनल में, वो पीएसएल में आगे डिलीवर करते हैं। उन्होंने 3 विकेट लिए। और जैसे मैं जेसन होल्डर की आई आई रिमेंबर विविडली कि मैं कह रहा था कि ये फ़हीम अशरफ की रिप्लेसमेंट है। तो पहले मैच की बात करें तो उन्होंने फ़हीम अशरफ को रिप्लेसमेंट किया, उनसे कुछ ज़्यादा ही डिलीवर कर दिया, क्योंकि फ़हीम अशरफ बॉलिंग में उस तरह के विकेट टेकर नहीं होते। तो डू यू थिंक कि ये उनकी हाइट वाला फैक्टर, या लोग सरप्राइज हो गए थे और इवेंचुअली रीड कर जाएंगे, या डू यू थिंक कि ये जेसन होल्डर भी मेंटेन कर पाएंगे ऐसी फॉर्म को? यार काफी हद तक जेसन होल्डर को आईपीएल में भी देखा है, वेस्ट इंडीज की टीम में भी जब बॉलिंग करते देखा है, तो यू नो ही इज नॉट एक्सप्रेस पेस, बट व्हाट वर्क्स इन हिज फेवर इज द हाइट फैक्टर, कि जिधर से वो रिलीज करते हैं ना बॉल को, जिस हाइट से वो रिलीज कर रहे हैं, और हमारे पास पता है एवरेज हाइट बैट्समैन जिस हाइट के हैं तो वहां बैट्समैन फंसता है। एक नॉर्मल लेंथ बॉल भी हमारे बैट्समैन के लिए चेस्ट हाइट पे आ रही होती है, एंड एट टाइम्स यू कैन नॉट जज कि वो चेस्ट हाइट पे आ रही है, एकदम फुल लेंथ बॉल बैट्स पे आके लग रही है। तो दिस इज वेयर वी स्ट्रगल। और क्यों आपके लिए एक नई चीज थी 4 विकेट लेना, ही इज मेकिंग अ डेब्यू। तो अभी आपके पास ऐसे बहुत रेयर होता है कि पास में जब डेविड वीसा थोड़ा बहुत अपनी प्राइम में थे, व्हेन ही स्टार्टेड पीएसएल, तो ही यूज्ड टू डू थोड़ा बहुत ऐसा रोल कि मिडिल ओवर्स में आके विकेट ले जाना बिकॉज ऑफ हिज हाइट, एक मीडियम पेसर। बट अब इतने टाइम बाद जेसन होल्डर एक आया है, दिस इज वर्किंग इन फेवर ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड, और काफी बेहतर रिप्लेसमेंट है फहीम अशरफ की, whereas Fahim right now is struggling. और वो वाली बात पे भी एक थोड़ा सा मैं आऊँगा और फिर आगे बढ़ते हैं कि हमने जैसे शुरू में बात की थी कि लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप ऐसी लग रही है कि दे कैन लीक रन्स,
और ये भी हमने जिक्र किया था कि आसिफ अफरीदी उनमें वन ऑफ द रेयर बॉलर्स हैं जो कि इकोनॉमिकल स्पेल्स कर सकते हैं, और पहले मैच में एग्जैक्टली वही हुआ। तो आई थिंक ये एक पैटर्न हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। छोटा सैम्पल साइज है अभी भी, बट ये है कि अगर लाहौर को जीतना है तो अनलाइक द लाहौर ऑफ द पास्ट उनको थोड़ा सा अबव पार टोटल करना पड़ेगा, तब वो शायद डिफेंड कर सकें। या चेज में भी आप कह सकते हो कि शायद दे हैव टू चेज टोटल्स अबव पार, या इन सम ऑन सम डेज शायद पार या बिलो पार करें, बट मोस्टली पार से ऊपर लग जाएंगे। तो डू यू अग्री विद दैट? यार टोटली एग्री तो करता हूँ, बिकॉज अब आपको पता है लाहौर के मेजोरिटी मैचेस पिंडीज लाहौर में ही होने हैं, एक कराची मुल्तान हो जाएगा, तो यू नीड टू स्कोर समवेयर अराउंड 190 प्लस। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि टूर्नामेंट में पिचेज ही इसी तरह की प्रोवाइड की गई ओवरऑल पाकिस्तान में, जहाँ पे अच्छे स्कोर्स बन सकते हैं, बट स्पिन एलिमेंट बहुत काम आएगा। आप आज के मैच में देख लें, 7 विकेट्स वर टेकन बाय द स्पिनर्स, तो हाउ मच इम्पैक्टफुल इट वाज कि स्पिनर्स ना सिर्फ 7 विकेटें ले रहे हैं बट दे आर इकोनॉमिकल एज वेल। तो ये लाहौर के हमेशा फेवर में रह सकता है कि दे हैव अनदर ऑप्शन ऑफ जॉर्ज लिंडर एज वेल। जैसे आज ये लोग ने डेविड वीजा को बिठाया एंड दे ब्रॉट इन रिशाद, तो काफी काम आ गया उनके, बिकॉज बॉलिंग में दे कुड डू वंडर्स फॉर देमसेल्व्स, बट स्टिल यू नीड टू स्कोर अ बिग टोटल। नॉट एवरी डे यू विल गेट अ गेम लाइक यू गॉट टुडे। हर बार ओपोनेंट ऐसा नहीं आपको जाने देगा कि आप एक बड़े मार्जिन से जीत जाओ। और अब बहुत सारी टीम्स की डीप बैटिंग लाइनअप है, विकेट्स अलोन। आई नो अब आजकल के क्रिकेट में कहा जाता है कि आपको विकेट्स ही लेनी पड़ेंगी, कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बट स्टिल आई थिंक विकेट टेकिंग स्पिन भी इज नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक आपको रन्स भी कंटेन करने पड़ेंगे। खैर, सेकंड मैच की तरफ आ जाते हैं, पेशावर जल्मी कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये पास्ट में तो बहुत अच्छी राइवलरी रही है, बट एक दो सीजन से हम देखते हैं कि वन साइडेड मैचेस होने लग गए। तो जो हमने वीकनेसेस की बात की थी, थोड़ा हमने तो ऑब्वियसली पेशावर जल्मी को तो बाद में हमने रिव्यू किया, इनफैक्ट क्वेटा को भी, लेकिन वही बात के जो रन्स लीक करने वाला इशू था वो हमें नजर आया। मोहम्मद अली ने रन्स लीक किए, आपने एक स्पिनर के साथ गए, ये आई थिंक मिस्टेक थी। इसके अलावा किस तरह से मैच देखते हो? व्हाट मिस्टेक्स डू यू थिंक पेशावर मेड, एंड व्हाट वर द थिंग्स दैट क्वेटा ग्लैडिएटर्स गॉट राइट? यार ये चीज हमने रिव्यू में भी डिस्कस की थी कि वन डायमेंशनल बॉलिंग लाइनअप था। ये एक तरफ आपके मोहम्मद अली हुज आउट ऑफ पेशावर फॉर्म, जल्मी। और उनसे पेशावर जल्मी, मोहम्मद अली आउट ऑफ फॉर्म, एक मतलब ऐसा लग रहा है जान मार रहे हैं, उनसे बॉल प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रही, लाइक उनका कोई प्लान नहीं है व्हाइल ही बॉलिंग स्पेल। फिर आई थिंक अल्जारी प्लान हो जोसेफ ना हो, आल्सो की। जिस जिस पेस पे और जिस फिटनेस पे बॉलिंग कर रहे हैं वो प्लान क्या ही एग्जीक्यूट कर लोगे? मतलब मैं प्लान बना के आऊँ कि मैं इसको 145 की पेस पे बॉलिंग करूंगा और मेरी वो फिटनेस इजाजत नहीं दे रही, तो आई डोंट नो इफ इट्स द लैक ऑफ प्लानिंग, आई थिंक इट्स मोर ऑफ द लैक ऑफ फिटनेस। नहीं तो ये चीज तो फिर मैं खैर इस पे तो बहुत ज्यादा मतलब हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि उनकी फिटनेस और उनका पेस किस लेवल पे हो गया है। बट वही कहते हैं ना, पहला पहला मैच है, तो ये बेस्ट पॉसिबल से कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं कि फिर एक आप शॉर्टलिस्ट कर लो प्लेयर्स को। अल्जारी जोसेफ ऑल्सो प्लेइंग पीएसएल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अब ऑब्वियसली पिंडी के ग्राउंड में अल्जारी जोसेफ का हमेशा रहा है कि वो पेस इतना मारते हैं, बाय एट टाइम्स वो लेंथ इतनी खराब कर देते हैं अपनी कि वो बैट्समैन के फेवर में काउंट हो जाती है। तो वहां पे ही वो मतलब जिससे उम्मीद थी कि एक हमारा ओवरसीज फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर, वो एक्सपेंसिव चले गए। फिर स्पिन एलिमेंट में अब मैं एग्री करूंगा कि भाई स्पिनर आपका सिर्फ सुफियान मुकीम था एंड ऑब्वियसली साइम अयूब को हम फुल टाइम स्पिनर नहीं काउंट करते हैं एज कम्पेयर टू अदर टीम्स भी स्पेशलिस्ट खिलाड़ी, तो यू नीड टू हैव अनदर स्पिनर एज वेल इन दिस साइड। 4 स्पेशलिस्ट बॉलर से आप गए थे, ये हम पता ये भी डिस्कस कर चुके थे हम। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इनके लिए, डिसएडवांटेज कि हुसैन तलत और साइम अयूब वर योर फिफ्थ बॉलर। और आई थिंक दिस जस्ट इंडिकेट्स के गोइंग फॉरवर्ड आपको मेहरान मुमताज़ की आई थिंक जगह किसी ना किसी तरह बनानी होगी। और वही जो हमने स्क्वाड एनालिसिस में बात की थी कि आपको शायद इनको ड्रॉप करना पड़े मोहम्मद अली को, जो कि बहुत एक सैड और अनफॉर्चुनेट बात होगी। डायमंड कैटेगरी में वो पिक हुए हैं, तो आप एक डायमंड कैटेगरी का प्लेयर ज़ाया कर रहे हो, वो भी लोकल। अब देखते हैं एहसानुल्लाह इसको इनके शूज़ को फिल कर पाते हैं कि नहीं, या ये परसिस्ट करते हैं। आई आई पर्सनली थिंक कि शायद अब एक आध मैच ट्राई करें, बट इफ दिस कंटिन्यूज तो आपको जल्द ही ड्रॉप करना होगा। थोड़ी सी मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग पे बात कर लूँ, एवरीथिंग क्लिक्ड फॉर देम इन दिस मैच एटलीस्ट।
उनके ओपनर्स ने क्विक स्टार्ट लिया। सऊद शकील ने जैसे पिछले सीजन में किया था, ही स्टार्टेड ऑफ वेयर ही लेफ्ट इन द लास्ट सीजन। क्विक फायर उन्होंने पावर प्ले में बैटिंग की। आप ये थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर सकते हो कि आफ्टर पावर प्ले थोड़े स्लो हो गए, लेकिन ओवरऑल वो इनिंग्स अच्छी गई। और फिर नीचे जैसे रायली रूसो, कुशल मेंडिस वगैरह आए तो उन्होंने भी उसको एक्सेलरेट किया। तो हाउ डू यू सी देयर बैटिंग लाइनअप? और ये जो थोड़ा स्लो हुए तो उसके बारे में क्या ख्याल है कि इज दिस अ कंसर्न फॉर क्वेटा? अब सऊद शकील की बात करूंगा। यार यही चीज सऊद शकील का एक अच्छा स्टार्ट लास्ट टाइम शेयर किया था कि his strike rate gets less than 100 from the 7th over till the 10th over, चाहे वो 200 या 250 के स्ट्राइक रेट से भी क्यों ना पावर प्ले में खेले। तो ये तो हमेशा एक अलार्मिंग चीज रहेगी, और ओपोनेंट इस चीज को तैयार करके आएगा कि यार अच्छा है। अगर एट टाइम्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज के सऊद शकील अगर पिच पे रहता है तो वो दूसरे टीम के फेवर में भी कर जाती है। जैसे पहले मैच में देखा कि वो एंकर कर रहे थे और उनके साथ एक और एंकरिंग प्लेयर खेल रहे हैं ऑलरेडी। मतलब वो भी एंकर, दोनों प्लेयर्स एंकर कर रहे हैं बेसिकली। एक को तो जाना चाहिए था अटैक पे, बट नहीं कर सके। बट स्टिल एंड में आके आपने देखा कि खुशाल मेंडिस वगैरह ने थोड़ा स्कोर कवर अप करके वो एक उनका प्रोजेक्टेड स्कोर कर दिया। तो वैसे काफी व्हाट डू यू काम थिंक अबाउट हो गया हसन उनका। नवाज़ इनिंग? ओवरऑल तो आई आई नो मतलब एंड में स्कोर ऐसा अच्छा लग गया, बट बाकी की स्ट्राइक रेट देखो जो कि 200 के क्रॉस कर रहे हैं और 150 प्लस पे तो हर बंदा खेल रहा है। तो उसी मैच में ये खेल रहे हैं 128 की स्ट्राइक रेट पे इनिंग्स खेल के गए। तो डू यू थिंक दैट वाज अ बैड इनिंग, या हम ये कह सकते हैं कि यार चलो स्टार्ट है तो जाने दो? यार मैं देखो ऑनेस्टली बाइस नहीं होऊंगा, और मैं कोई हार्श भी नहीं हो रहा इस बात पे कि ही इज अ यंगस्टर, उसको टाइम चाहिए। बट बेस्ड अपॉन जब आपकी फर्स्ट विकेट गिरी थी, फर्स्ट विकेट 88 रन्स पे गिरी थी एट 6.6 ओवर्स, सॉरी, बाय दैट टाइम आपको चाहिए था कि आपका एक वन डाउन प्लेयर आ रहा है तो ही शुड बी पम्प्ड अप के भाई मैंने तो जाके एक अच्छा स्कोर लगाना है, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन अ गुड ड्राइविंग सीट। एक तरीके से कि भाई एक अच्छा स्कोर हमने प्रोजेक्ट कर दिया, वी शुड टारगेट 250 230, तब जाके आप 200 क्रॉस करोगे। बट स्टार्टिंग की इनिंग्स में ही he was like having a strike rate of 100 105 something like that। एंड में जाके उन्होंने थोड़ा पेस अप किया तो 128 तक पहुंचे। दूसरा एलिमेंट इनका ये था कि टेक्निक इनकी बहुत खराब है। ये काफी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे जब ये इंटरनेशनल बॉलर्स से, और मतलब इनको एक्सपोजर मिलेगा उनको फेस करने का भी पूरे टूर्नामेंट में। वहां इनकी ये चीज काफी हद तक मतलब क्या कहते हैं एक्सपोज हो सकती है कि टेक्निक बहुत खराब है, बैट लेट आ रहा है, बैट स्विंग कंफ्यूजन भी लगी है एट टाइम्स के शॉट कोई और अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्यों बॉलर ने एकदम से आउट मतलब एकदम से शॉक कर दिया, कहीं और बॉल कर दी, पेस लो कर दिया। तो ये क्वेटा को सोचना पड़ेगा। ठीक हो गया। फिर जल्दी से पेशावर जल्मी की बैटिंग की बात कर लेते हैं। बाबर जो पहला ओवर है, अगर मोहम्मद आमिर का अगर आपने नहीं देखा है, हाईलाइट्स नहीं देखी, तो आई वुड हाईली इनकरेज कि वो ओवर जाके देखो। वो अनप्लेबल हुए हुए थे, ना साइम अयूब खेल पा रहे थे ना बाबर। और जब बाबर ने कोशिश की कि वो जो अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव खेलें तो उनको पेस समझ ही नहीं आया, और मोहम्मद आमिर ने एक स्लो इनवाइटिंग बॉल की, बाबर वेंट फॉर हिज ड्राइव और वो लॉफ्ट हुई और एक इजी कैच हो गया। तो क्रेडिट टू मोहम्मद आमिर। और अगर हम वैसे देखें इनका हेड टू हेड, तो मोहम्मद आमिर काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं। 2 बार विकेट ले चुके हैं बाबर आजम की पीएसएल में, और तकरीबन 100 के स्ट्राइक रेट से बाबर खेलते हैं, और उनकी एवरेज है वो समवेयर अराउंड 14 है। तो एक आप कह सकते हो कि उनके लिए एक डिफिकल्ट बॉलर रहे हैं। फिर साइम अयूब की इनिंग्स का भी पूछना चाहूंगा मैं कि काफी उन पर ये क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि बाबर को तो आप इस स्ट्राइक रेट पे कर्ज करते हो, तो ये भी उसी स्ट्राइक रेट पे खेले। डू यू थिंक दैट वाज अ मैच लूजिंग इनिंग्स, या किस तरह से उनकी इनिंग्स को देखते हो? यार मेरे हिसाब से देखो, एक बंदा कमबैक कर रहा है और सीधा पीएसएल में कमबैक कर रहा है, इट्स नॉट लाइक कि आपने साइम को कोई डोमेस्टिक मैच खेलते हुए देखा हो। तो एक फ्रैक्चर से आ रहा है एंड राइट अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन ओपनिंग स्पॉट पे। तो आपके सामने जब एकदम से एक आपका कैप्टन आउट हो जाएगा, फिर दूसरा बैट्समैन भी जल्दी विकेटें गिरेंगी, तो टाइम तो चाहिए। हम अगेन कहते हैं कि इज अ जनरेशनल प्लेयर फॉर अस और वी आर ब्लेस्ड टू हैव हिम। तो थोड़ा टाइम दो उसको, ही कुड कवर अप एंड ही कुड प्ले बिग। हाँ, लूजिंग कॉज में गई है इनिंग्स, बट मैं ये रीजन नहीं मानूंगा इस बात को कि बिकॉज ऑफ साइम आप हारे हो या इसकी इनिंग्स बहुत स्लो डाउन हो रही थी तो आप हारे हो। दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, ये एक बड़ी वजह है। यार
खैर अगेन अगर आप इसको अभी बात कर रहे हो कि इंजरी थी तो ठीक है, आई वुड बी ओके विद इट, लेकिन मैं ये वाली बात होती है दूसरे एंड से सपोर्ट नहीं मिल रही थी, ये कभी कभार मुझे लेजी एक्सक्यूज मिलता है कि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में जब आपकी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप होती है, आई नो आज इस मैच में पेशावर की उतनी लंबी बैटिंग लाइनअप नहीं थी, बट स्टिल ये एक्सक्यूज कई दफा ओवर यूज होता है। बट खैर हाँ, टॉम कॉलर कैडमोर भी नीचे से आउट हुए तो विकटें तो नो डाउट गिरी थी। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ों को हमने ज़ल्मी की स्क्वाड एनालिसिस में डिस्कस कर लिया था, तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो वो आप देख लो। लेकिन क्विकली अगर हम टॉम कॉलर कैडमोर की और मिडिल ऑर्डर की बात करें, आई थिंक हुसैन तलत बहुत बड़े प्लस थे। कैडमोर एक थोड़े से अगेन कंसर्न होंगे, एक और प्लेटिनम पिक जो कि उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। एक ही मैच है, बट लास्ट सीजन के जिटर्स होंगे अभी भी पिशावर को, तो थोड़ा सा कंसर्न होंगे। बट हुसैन तलत वहीं पॉजिटिव भी हैं। फिर मैक्स ब्रायंट भी छोटी इनिंग्स थी, लेकिन जिस तरह से आउट हुए वो उस्मान तारिक से, मे बी वो एक उस्मान तारिक का जो अनयूजुअल एक्शन है वो एक एक्सेप्शनल केस बने। बट गोइंग फॉरवर्ड डू यू थिंक मैक्स ब्रायंट को आप स्ट्रगल करते हुए देख रहे हो, और फिर टॉम कॉलर कैडमोर को किस तरह देख रहे हो? डू यू थिंक वो T10 और LPL वगैरह की फॉर्म वापस आ जाएगी? यार कैडमोर का तो मैं कहूंगा ही इज अ सीजन कैंपेनर, और बिकॉज जलमी के साथ ओवर द इयर्स रहे हैं तो दे वुड शो फेथ इन हिम कि भाई वो डिलीवर करेगा। और उसको 3-4 मैच उसको अच्छे भी लेके उसको ऑब्वियसली कोचिंग स्टाफ भी बैठेगा उस पर ट्रस्ट बिल्ड करेगा कि यार यू आर आर मेन ओवरसीज प्लेयर इन दिस स्क्वाड, तो आपको तो फ्रॉम द फ्रंट डिलीवर करना होगा। बाकी बात आती है दो जूनियर ओवरसीज प्लेयर जो अभी रिसेंटली आए, मैक्स ब्राइंट और मिचेल ओवन। यहाँ आपको एक बहुत बड़ा गेम खेलना होगा कि यू हैव टू सिलेक्ट बिटवीन वन ऑफ देम। कुछ जगहों पे शायद मिचेल ओवन डिलीवर कर रहे होंगे जो कि अभी कर चुके हैं, तो हिज पोजीशन वुड बी एट फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर वो ना कर सके तो फिर मैक्स ब्राइंट की जगह तभी बनती है मिचेल ओवन की जगह, क्योंकि आपको आई ऑल्सो दूसरे एग्री। चौथा ओवरसीज स्पॉट को भी ऑलराउंडर या फास्ट बॉलर में यूज करना होगा। यू नीड टू हैव मोर ऑप्शंस, आप वन डायमेंशनल बैटर्स नहीं रख सकते। और आई थिंक ये भी मैं काफ़ी इम्फेसाइज करूंगा कि अल्जारी जोसेफ एक साथ की बैटिंग के प्लेयर नहीं है, तो यू हैव टू ब्रिंग जॉर्ज लिंडर। अब आप उसको किस तरह बैलेंस करते हो, अब्दुल समद को लाते हो या कोई और आप प्लेयर को यूज़ करते हो, हुसैन तलत से आप ज़्यादा रिलाई करते हो? वैसे तो उन्होंने डिसेंट बॉलिंग की थी, बट अगेन हमने जैसे स्क्वाड एनालिसिस में बात की कि नॉट, यू कैनॉट गो विद हिम थिंकिंग कि वो 4 ओवर्स करेंगे। वो कर दें जब उनका बॉलिंग अच्छी हो रही हो तो बात अलग है, बट आप उस प्लान के साथ नहीं जा सकते। फिर कोयटा की थोड़ी सी बॉलिंग की बात करें, फिर अगले मैच पे चलते हैं। काइल जेमीसन थोड़े से मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखे, मे बी वो कंडीशन से जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड अबरार अहमद बहुत अच्छे रहे, उस्मान तारिक बहुत सारे बैटर्स को कंफ्यूज करते हुए दिखाई दिए, और वैसे तो कई बैटर्स खेल चुके हैं पेशावर के, लेकिन तब भी एक मुश्किल नजर आई। तो उनकी बॉलिंग को कैसे देखते हो, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट अबरार? वंस अगेन उन्होंने विकेट्स भी ली और डिसेंट इकोनॉमी से बॉलिंग भी की। खैर नहीं, इकोनॉमी तो खैर इनकी 10.5 की थी, बट डू यू थिंक के अबरार की परफॉर्मेंस से और क्वेटा की बॉलिंग से आप सेटिस्फाइड हो? यार ओवरऑल देखूं तो हम, आप जेमिसन से शुरू करते हैं। जेमिसन बिकॉज ऑब्वियसली न्यूजीलैंड में बॉलिंग करते हुए आए हैं और वहां पे उनको ऑब्वियसली बॉलर्स को विंड ब्रीज और स्विंग सीन मिली है प्रॉपर। अब एकदम पाकिस्तान में आप लैंड करके उनकी हाइट भी अच्छी है, तो ही वाज ट्राइंग टू पुट अ लॉट ऑफ पेस ऑन द पिच, और उनको ये नहीं आइडिया था कि यहाँ पे अगर बैट पे बॉल प्रॉपर आता है तो सीधा आउट ऑफ द पार्क जाएगा। डायमंड पिंडी का ग्राउंड भी कंपेरेटिवली एक एवरेज साइज से थोड़ा सा छोटा है बनिस्बत जो एक एवरेज साइज होता है, बड़े ग्राउंड्स में से नहीं आता पिंडी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वाज अनलकी, और उनका पहला टूर्नामेंट है, पहला सीजन है, तो ऑब्वियसली इट वुड टेक टाइम। दूसरा स्पिनर्स की बात करूंगा तो उस्मान अबरार वाज क्वाइट गुड। सेकंड गेम में उनकी इकोनॉमी अच्छी हो गई थी जो आज हुआ मैच, फर्स्ट में थोड़ा ज्यादा है, बट ही इज क्रिएटिंग दैट इम्पैक्टफुल स्पेल जहाँ पे उनको विकेट्स मतलब ले रहे हैं वो, और वो मैच टर्न अराउंड कर रहा है जिस तरीके से वो आके बैक टू बैक विकेट्स उन्होंने पहले मैच में ली। आई थिंक ये उस्मान, बहुत हाँ। इंकरेजिंग बात है कि जब अबरार को रन्स भी पड़ रहे होते हैं ना, तो इफ़ ही इज़ लुकिंग फॉर विकेट्स तो वो आपको जैसे अगर लूप कर रहा है डिलीवरी को, या अगर उनका एम है कि वो स्पिन में या विकेट टू विकेट करके फंसाना चाह रहे हैं, तो वो उस लाइन पे या उस गेम प्लान पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मुझे बात बड़ी इंप्रेसिव लगी। दिस इज़ वाई दोनों मैचेस में उन्होंने डिसेंट बॉलिंग की, इकोनॉमिकल भले ना हो बट विकेट टेकिंग ऑप्शन थे।
एंड दैट्स व्हाई 2 मैच में 6 विकेट, ही इज योर लीडिंग विकेट टेकर इन पीएसएल इस साल के। और ये है ना कि प्लान उनका सही तरीके से वर्क कर रहा है कि भाई यू हैव टू गो आफ्टर विकेट्स। फिर हमारे दूसरे स्पिनर की आप बात कर रहे थे, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक की एक बहुत मजेदार चीज ये है कि यार जिस पेस पे वो डिलीवर कर रहे हैं ना बॉल, बॉल इज नॉट बाउंसिंग टू द बैट्समैन। आप देखें बैट्समैन आगे भी फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग टू हिट अ सिक्स, बट क्योंकि वो बॉल का बाउंस प्रॉपर नहीं मिल रहा तो इट्स ईदर हिटिंग द टो ऑफ द बैट, या तो बिल्कुल अनसर्टेन एकदम से रॉन्ग वन बॉल करके अपनी हाइट का फायदा उठा के बैट्समैन को अपनी क्रीज में ही फंसा रहे हैं विद द एलबीडब्ल्यू। तो रोंगन वो काफी हद तक वो जो रॉन्ग वन कह लो, या मैं इसको कैसे समझाऊं, लाइक बैक ऑफ द हैंड जो आम डिलीवर बॉल। करना होता है बॉल, स्लोअर बॉल, आर्म बॉल। तो हाँ। उससे क्या फायदा हो रहा है कि जो वो पॉज ले रहे हैं ना अपने एक्शन में, तो वहां पे हम्म। उनको वो एक टाइम मिल जा रहा है बैट्समैन को भी ऑब्जर्व करना है कि व्हाट बैट्समैन इज एक्चुअली ट्राइंग टू टारगेट, किस एरिया में डीप मिड विकेट पे टारगेट करेगा। ये एक बहुत बड़ा एज है। अब बस सवाल ये है कि इनका एक्शन फिर से स्क्रूटनी में ना चले जाए, ये बस हम्म। एक डर रहेगा इनको कि पास में भी हुआ है, वरना हाँ, सो बैन फार हुआ तो था। ही हैज बीन, हाँ ही हैज अच्छा, एक बीन चीज ये मतलब भी द, मुझे इनकी अच्छी लगती है कि ये विद इन द सेम, क्योंकि हाई आर्म स्ट्रेट बॉलिंग एक्शन है, उसी में वो अपनी आर्म बॉल भी करते हैं और उसी में ऑफ स्पिन भी करते हैं। तो उसकी वजह से एक बैटर के लिए उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और क्या कहते हैं वो, ठीक है उनकी बाउंस भले नहीं हो रही हो, बट आई स्टिल थिंक एक एवरेज स्पिनर से उनकी ज्यादा ही बाउंस होगी गिवन द हाइट। तो वो आई थिंक प्ले अनप्लेएबल तो नहीं कहूंगा, बट मुश्किल हो जाती है खेलना। कि एक ही स्ट्रेट आर्म एक्शन से कर रहे हैं, जो कि अश्विन भी हमने पास्ट में देखा है करते थे और बड़ा अच्छा यूज करते थे। इनफैक्ट अश्विन की बात करूं तो वही वन ऑफ द फर्स्ट के थे कि वो इतना बड़ा पॉज लेते थे कि इस पे बड़े मीम्स बनते थे कि जब तक वो पॉज ले रहा है मैं खाना वाना बना के आ जाऊं। तो ये इट्स अ पेज आउट ऑफ अश्विन बुक एंड ही इज बीन यूजिंग वेरी वेल सो फार। अब ये देखना होगा कि आगे जाके क्या उनकी ये बॉलिंग एक्सपोज हो जाती है, और डज ही कंटिन्यू टू बी इफेक्टिव एज ही हैज बीन सो फार इन पीएसएल। खैर, तीसरे मैच की तरफ चलते हैं। ये आई थिंक अब तक का टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच था। आप नेल बाइटर भी कह सकते हो क्योंकि एंड तक गया और एक बड़ा टोटल चेज हुआ। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। बहुत अच्छी रिजवान ने शुरू में इनिंग्स खेली, लेकिन एक जो मेरा एतराज हमेशा से रहा है वो आज भी था कि इस जितनी उन्होंने बॉल्स कंज्यूम कर ली थी, आई नो 234 स्टिल इज अ बिग टोटल, बट मे बी इस पिच पे शायद और रन स्कोर किए जा सकते थे। और क्योंकि आपकी सिर्फ 3 विकेट्स गिरी थी, तो मे बी अगर बाकी बैटिंग आती तो वो और ज्यादा रन पाइल अप कर सकती थी, क्योंकि रिजवान डज हैव दिस टेंडेंसी कि वो भी बीच में स्लो हो जाता है। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ मुल्तान बैटिंग एज अ होल? व्हाट वर द पॉजिटिव्स एंड व्हाट वर द थिंग्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट? यार ये काफी मतलब अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि वेयर यू हैव टू, यू कुड सी कि अगर एक टीम का एक एक स्टेडियम में, एक ग्राउंड में 200 या 220 पार टोटल है, तो उधर भी अगर रिजवान 200 220 टीम टोटल या अपना इंडिविजुअल टोटल पे पार जाते हैं तो पीपल गो क्रेजी कि यार क्या इनिंग्स खेल दी, जबकि इट्स अ पार टोटल, कि भाई ये एक एवरेज टोटल है जिसपे मतलब ये कोई भी कर सकता है, ये तो पिच डिमांड करती है कि आप इतने रन बनाओ। तो रिजवान का स्ट्राइक रेट वाज पार बेस्ड अपॉन द कंडीशंस, क्योंकि आप अगर दूसरे इनकी टीम में देखें तो इट वाजंट द मोस्ट इम्पैक्टफुल इनिंग्स बनिस्बत दूसरे प्लेयर्स की स्ट्राइक रेट के हिसाब से इन द होल मैच। तो यहाँ पे वैसे तो बैटिंग इनकी बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, बट वही मिडिल फेज में जो रिजवान का स्लो हो जाना होता है ना, वो अगली टीम को एक ब्रीदिंग स्पेस दे देता है कि यार हम अपने जो हल्के बॉलर्स हैं या हमारी जो सिक्स सेवेंथ ऑप्शन है, हम उनको बीच में ट्राई अलोंग कर लें, ताकि फिर हम एंड में आके हमारे पास ऑप्शन हो ओवर्स कराने के लिए। दैट इज द प्लस पार्ट द ओपोनेंट्स टेक एडवांटेज ऑफ। बाकी तो आप देख सकते हैं कामरान गुलाम वाज गुड, ब्रेसवेल वाज गुड, अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल लेते 200 250 प्लस की, कामरान गुलाम ऑन 189, तो बैटिंग वाज अच्छा, क्वाइट डिसेंट। ए- एक चीज मैं और पॉइंट आउट करूंगा कि आप यूजुअली जब रन रेट अच्छा स्टार्ट लेते हो तो यू यूजुअली बिल्ड अपॉन इट, और आप आपका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। यही जैसे आप कराची किंग्स का देखो, तो वो मतलब उस चीज को एक्सेलरेशन पे गए, वो मोस्टली ग्राफ एक अपवर्ड ट्रेंड पे था उनका। इनका रन रेट का देखो तो शुरू में तेज हुआ, उसके बाद एक नॉर्मल सा ग्राफ मेंटेन हुआ, एंड में थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ओवरऑल
आप जो कहते हो ना, जब अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप एंड के ओवर्स में और ज्यादा रन लगाने की कोशिश करते हो, जो कि हम आईपीएल वगैरह में बड़ा रेगुलर देखते हैं। तो वही रिजवान का जो आई थिंक इनिंग्स का बहुत बड़ा पहलू है कि आप अच्छा स्टार्ट देने के बाद आप उसको अप ऊपर लेके जाओ, और अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे एंड यू डू हैव विकेट्स इन हैंड, तो गो फॉर योर शॉट्स, उस पर विकेट जाती है जाए, लेट द अदर बैटर्स कम और लेट देम टेक द चार्ज। यार काफी ऐसा ही है। अगर मैं दो चीजें आपको पॉइंट आउट कराना चाहूंगा कि जेम्स मिन स्कोर्ड 101 ऑफ 41 बॉल्स और रिजवान ने 105 कुछ 60 63 बॉल्स पे। अब दोनों ने छक्के ऑलमोस्ट सिमिलर मारे। रिजवान ने 5, विंस ने 4। बट अगर आप बाउंड्रीज देखो तो रिजवान की सिर्फ 9 थी और जेम्स विंस की 14। तो you could see the amount of the conversion rate of James Vince was far better than Rizwan. That was द मोमेंट जहां पे आप मिस आउट कर रहे थे कि अगर उनके दोनों हम दोनों स्टार प्लेयर्स को मैच के हम कंपेयर करें तो यहाँ रिजवान मिस आउट कर जाते हैं कि बीच में इतने क्रूशियल रन ये सिंगल्स में निकाल रहे होते हैं या डॉट बॉल्स करते हैं। मे बी अगर वो किसी और को मौका मिल जाए, ये क्विक फायर करें या आउट होकर चले जाए, ही इज डन हिज वर्क। एट टाइम्स यू डोंट नीड अ सेंचुरी ऑफ रिजवान इन अ गेम। आप उनके क्विक 30 40s और उसके बाद अगर वो आउट हो जाते हैं, लेट द अदर प्लेयर्स डू देयर जॉब, क्योंकि है इनके एग्जैक्टली, पास बैटिंग डेप्थ है, तो ये जरूरी है। एग्जैक्टली। फिर थोड़ी सी मैं कराची की बॉलिंग की बात करूं, जो हमने कंसर्न पहले पॉइंट आउट किए थे कि एडम मिल वगैरह रन्स की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में भी वो रन्स खा चुके हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कराची वेंट फॉर हिम, वो भी प्लैटिनम कैटेगरी में। और 15 की इकोनॉमी से उन्होंने 4 ओवर्स किए, तो वर्स्ट आउट ऑफ ऑल। अब्बास अफरीदी भी थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखे। हसन अली के शुरू के ओवर्स बहुत अच्छे थे, बट लेटर इन द इनिंग्स जब वो आए तो वो भी रन्स के लिए गए। बट आप फिर वही बात आर्ग्यू कर सकते हो कि यार जो लास्ट सीजन में भी देखने को मिला कि हसन अली अ, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट सपोर्ट नहीं मिलती थी, प्रेशर खत्म हो जाता था, तो वो रन्स पे चले जाते थे। और कोई इस पे कराची की बॉलिंग में टॉकिंग पॉइंट है तो बात करें, वरना कराची की चेस पे आते हैं और फिर लास्ट मैच की तरफ चलते हैं। यार अभी तक अगर इसमें बिल्कुल एडम मिल पे आपने बहुत ज्यादा मतलब अच्छी कैटेगरी पे उनको परचेज किया था, तो ऑब्वियसली दे हैड टू ट्राई हिम इन द स्टार्ट जस्ट टू टेस्ट के भाई ये कंडीशंस को सूट करते हैं या हमारे बैकअप बेंच स्टिल बॉलर बनते हैं या नहीं। दूसरा, स्पिनर्स कराची ने अभी तक प्रॉपर जेन्युइन ट्राई नहीं किए। अरफात मिनाज थे और खुशदिल शाह थे, तो खुशदिल शाह ऑब्वियसली एज अ पार्ट टाइम स्पिनर ही अब ऑपरेट कर रहे हैं। अरफात मिनाज आई वुड से ही वाज अनलकी। न्याजी ने एक सिंपल कैच छोड़ दिया बाउंड्री पे, वरना आई गेस वो, और वो 6 चला गया, उनके हाथ से लग के पीछे हम्म। चला गया। फिर वहां उनकी एक विकेट हो जाती और शायद 2 में 24 नहीं, 2 में 18 रन तक वो कंटेन कर लेते। तो यहाँ कराची का आई वुड लाइक टू सी इन फ्यूचर के इन फ्यू मैचेस के भाई स्पिनर्स को ज्यादा रिलाई करे इफ दे आर प्लेइंग आउट ऑफ कराची, जो भी स्पिनर्स हैं ही कंडीशंस कितने वगैरह। हैं, एक मोहम्मद नबी और जाहिद महमूद ही बेंच पे मौजूद हैं, आप किसको ही ले आओगे इस टीम में? नहीं तो इनको ही आपको एट द एंड ऑफ द डे लाना पड़ेगा। लाइक अगर आप एडम मिल को हटाते भी हो और आपके पास क्या कहते हैं दूसरे जो सीमर्स हैं, अगर वो अपना काम करें, तो मेरे हिसाब से आप मोहम्मद नबी को ट्राई कर सकते हो। हिज एक्सपीरियंस, ही हैज द मोहम्मद एक्सपीरियंस नबी ऑफ को आप किसकी जगह बॉलिंग लाओगे? इन डेथ। मोहम्मद नबी को अगर मैं लाना चाहूंगा तो आई कुड गो, मैंने फास्ट बॉलर का नाम लिया ना, फास्ट बॉलर की जगह रिप्लेस करना चाहूंगा। अच्छा, फास्ट बॉलर एडम मिल। जी, एडम मिल की जगह रिप्लेस करना चाहूंगा, बिकॉज अगर मेरे पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में हसन अली, फवाद अली एंड अब्बास आफरीदी हैं, तो आई वुड वांट टू गो स्पिन हैवी इन डिफरेंट कंडीशंस, क्योंकि आप सिर्फ कराची में तो खेलोगे नहीं। तो ये वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि आपने एक ऐसे प्लेयर को प्लेटिनम में पिक किया जो आपको बिठाना पड़े। मे बी ये कुछ और शायद, खैर अब तो जेम्स विंस, टिम साइफर्ट वगैरह को किसी को नहीं बिठा सकते, बट दे माइट हैव टू बी क्रिएटिव विद इट। लेकिन हाँ, ये अब सीधी बात है, एंड में तो आपने टूर्नामेंट जीतना है, तो अगर हटाना भी पड़े तो मोहम्मद नबी को कोई इतना हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं कराची किंग्स के चेस की तरफ। आई थिंक जेम्स विंस प्लेड अ ब्लाइंडर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन ओवरऑल भी देवर ऑलवेज इधर अबव द रिक्वायर्ड रन रेट और देयर एंड देयर अबाउट। तो हाउ वेल डू यू थिंक दे चेस्ड इट? और इसमें आपको क्या लगता है कि मुल्तान की कोई टैक्टिकल मिस्टेक्स थी, रिजवान ने कुछ मिस्टेक्स की, या आपको लगता है कि बॉलिंग ही उस लेवल की नहीं थी कि वो डिफेंड कर पाते, इवन दो अच्छा, आई आई वुड से कि पार नहीं तो, अब पार नहीं तो पार टोटल तो ये था।
यार मुझे लगता है कि वही जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था कि एक जो ब्रीदिंग स्पेस होती है ना, आपको वो बैट्समैन को नहीं देनी चाहिए। बैट्समैन मतलब क्या कहते हैं, बैट्समैन अगर क्या कहते हैं बैक टू बैक बाउंड्रीज मार रहा है हर ओवर में चौका छक्का, तो आजकल एक बहुत ऑर्डिनरी चीज है एक ओवर के अंदर लगना। सो व्हेन यू गेट टू बाउंड्रीज इन एन ओवर और उसके बाद आप सिंगल्स पे रोटेट करते हो, तो 14-15 के रन रेट से आप ओवर एंड कर सकते हो। यहाँ पे मसला ये था कि रिजवान की जब बैटिंग चल रही थी तो वहां पे एक बहुत पॉज आ रहा था। वेराज अगर हम कराची की बात करें तो दे weren't गिविंग एनी ब्रीदर टू द बॉलर्स। डेविड विली आप देख सकते हैं कि उनके शुरू के 2 ओवर में ही 40 रन पड़ गए। ऐसा नहीं कि एक ओवर उन्होंने स्टार्ट में कराया, एक ओवर को एंड में आके डेथ में करा रहे हैं तो उनके 40 कंबाइंड रन बने। तो स्टार्ट से ही कराची की अप्रोच वो थी कि यू शुड गो हैवी। जैसे मैंने रिव्यू के वक्त भी कहा था कि दे विल गो विद साइफर्ट बेस्ड अपॉन उसके जो भी एक चलता हुआ आ रहा है, एक हिट चलता हुआ आ रहा है न्यूजीलैंड कैंप। तो Yeah, ये you are जरूरी spot है कि on with that. आपको, तो ये आपके लिए जरूरी है और ये मुझे अच्छा माइंडसेट लगा है हैदर अजहर का बट चलो कि वो तो दिस हो गया, टाइम आप मुझे खराब। ये बताओ ना कि व्हाट डिड मुल्तान डू रॉन्ग, उनकी बॉलिंग में क्या मसला नजर है? यार उनकी बॉलिंग में मैं समझता हूँ ऑब्वियसली इनका भी क्या कहते हैं अभी ऑब्वियसली आकिब जावेद ही हैज मतलब उस पे बहुत ज्यादा रिलायंट है मुल्तान सुल्तान। हालांकि वो खुद अभी यंगस्टर्स है। अगर एक लोकल बॉलर में मैं देखूं तो ही वाज द, वैसे उसामा मीर सीनियर है बट सीम बॉलिंग में ही वाज द सीनियर वन। उसके बाद शायद अजीज थे। व्हाट वेंट रॉन्ग वाज कि वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डेविड विली इतना बुरा हाँ, मतलब रन्स लीग करेंगे कि उनके सिर्फ 2 ओवर एक एज अ पार्ट टाइमर ही यूटिलाइज होंगे और उनके ओवर हमें कहीं कवर ऑफ करने होंगे। बिकॉज पीएसएल का एक निजाम है, जब भी आप इमर्जिंग प्लेयर खिलाते हो इन द फास्ट बॉलिंग इन द बॉलिंग लाइनअप, चाहे स्पिन हो या फास्ट, तो वहां आपको पता होता है कि इसको थोड़ा सा हमें कवर अप करना होगा। बहुत रेयर होता है कि कोई इमर्जिंग प्लेयर आता है और वो 4 ओवर्स अटैक करके डोमिनेट हो जाता है अगली टीम के ऊपर। हमेशा ही देखा है कि स्टार्टिंग गेम्स में इमर्जिंग प्लेयर्स टेक्स टाइम, वो रन भी लीक करते हैं और वो अपना पूरा कोटा नहीं करता है। यहाँ इनको ये चीज बैकफायर करेगी कि एवरीवन वाज गिविंग रन। अगर इकोनॉमी देखें 20, 10.5, 11, बट दे 14.4, डिड यूज तो सिक्स एवरीवन बॉलर्स। जॉर्डन वगैरह दे यूज सिक्स बॉलर्स बट अगर आप देखें अपार्ट फ्रॉम उसामा मीर सबके, आप अगर इकोनॉमी देखें एवरीवन वाज गोइंग नहीं नहीं, बिग। वो तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं आपने है जो कि ये पॉइंट आउट किया ना कि इमर्जिंग प्लेयर से आप हमेशा पूरा कोटा नहीं कराते, तो मैं सिर्फ ये आर्ग्यू कर रहा हूँ कि उन्होंने तो उसका बैकअप प्लान रखा हुआ था। ब्रेसवेल अगर खेल रहे हैं तो ही इज मोर देन केपेबल टू बोल द 4 ओवर्स, 4 ओवर कोटा। तो आई आई डोंट थिंक वो बिल्कुल इतना बड़ा बट इशू था। हम्म। नहीं, अगर आप इस चीज को समझो, अगर ब्रेसवेल भी 4 ओवर करवा सकता है तो यू weren't एक्सपेक्टिंग विली टू बी लाइक हाँ, कि वो वो आई दो एग्री। ओवर पे रुक जाए। तो आई थिंक ये इनका उनका प्लान ही हमेशा यहाँ से एक खराब हुआ। सेंट्रल गेम प्लान रहा है कि डेविड विली शुरू में आके विकेट्स लेते हैं, और विकेट्स ना भी लें क्योंकि उनका शुरू में मतलब डेड विकेट्स पे भी इतनी स्विंग कर लेते हैं कि वो उनको अटैक करना तो बहुत मुश्किल होता है। बट जहाँ वो प्लान फेल हुआ, जैसे यू पॉइंटेड इट आउट, तो आई थिंक सारा ही चीज, लाइक एवरीथिंग वेंट साउथ फ्रॉम देयर। इवन आप अगर क्रिस जॉर्डन के देखें तो इन 3.2 ओवर्स ही वाज 48 फॉर नो विकेट्स। या अभी भी लेकिन चार जॉर्डन तो बॉलें उनकी हमेशा बाकी रन्स पे थी अगर जाते, ये, दिस वाजंट समथिंग न्यू। दिस वाजंट न्यू बट विकेट भी तो नहीं ली ना। लाइक कोई पार्टनरशिप भी हाँ, क्रूशियल मिडिल में आके ब्रेक नहीं की। आई वुड से कि चलो वो 50 रन भी खा लें, बट वो एक क्रूशियल विकेट कैन गेम टर्न द गेम, वो चीज नहीं डिलीवर हो सकी। फिर आपके पास ज्यादा से ज्यादा इफ्तिखार अहमद बैकअप ऑप्शन थे, बट जाहिर सी बात है जिस तरह सब पिट रहे थे तो दे वुड हैव थॉट कि यार नहीं, अभी इट्स नॉट द राइट टाइम कि इफ्तिखार को एक ओवर दें, ही माइट गो फॉर 25 या 20 रन। इस तरीके से विंस बैटिंग कर रहे थे। तो वहां पे भी ऑब्वियसली ऑप्शन तो है जो कि आगे मैचेस में वो ट्राई करेंगे। बट वो विली वाला जो पॉइंट था, बिकॉज नो वन वाज टेकिंग विकेट्स, ये चीज काफी आपको हर्ट और आई करेगी। थिंक क्रेडिट टू कराची एज वेल। उसामा मीर, उन्हें उन्होंने इस चीज़ को देखा और रिस्पेक्ट किया कि भाई उसामा मीर विकेट्स लेते हैं, उनको आप भले रन स्कोर करने पे नहीं जाओ, वो ही वाज इजीली द मोस्ट इकोनॉमिकल, बट आप उनको विकेट्स नहीं लो, तो एक ही विकेट वो ले पाए उसामा मीर, और इवेंचुअली फिर इजीली चेज हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल एग्रीड अपॉन दैट। हाँ, तो लास्ट मैच को जल्दी से करते हैं, जो आज ही हुआ है। खैर अब तो टेक्निकली कल हो चुका है। लाहौर वर्सेस क्वेटा। लाहौर जहाँ अच्छा स्टार्ट मिला, बुरा हो गया थोड़ा सा, हमने शुरू में भी बात की। बट एक चीज़ ये
देखने को, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, लाहौर को पहला बुरा हुआ अच्छा हो गया। एक चीज़ ये साबित हुई जो कि हमारा पहले भी शक रहा है कि फ़खर जमान जब अच्छा करते हैं लाहौर के लिए, उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही हुआ कि इवन दो उन्होंने काफ़ी स्लो स्टार्ट लिया था, आई थिंक बेरली रन अ बॉल खेल रहे थे फॉर द फर्स्ट 6-7 ओवर्स, लेकिन वंस ही स्टार्टेड टेकिंग चार्ज तो स्ट्राइक रेट उनका बहुत बढ़ गया और उन्होंने एंड में 171 के स्ट्राइक रेट से खेला, विच इज़ आई थिंक अ ब्रिलियंट इनिंग्स। दिस इज समथिंग आपको एग्जाम्पल बनानी चाहिए अगर आप स्लो स्टार्ट ले रहे हो। ये जो हम बार बार रिजवान बाबर की बात करते हैं कि अगर आप स्लो हो जाओ तो एटलीस्ट यू शुड हैव दैट थर्ड फोर्थ गियर कि आप उसको स्ट्राइक रेट को बढ़ा सको। तो इसमें बैटिंग पे क्या देखते हो, और फिर सैम बिलिंग्स की भी बैटिंग पे थोड़ा बात करो, या ओवरऑल कोई भी अगर बैटिंग के टॉकिंग पॉइंट्स है तो उसको कवर करते हैं लाहौर की बैटिंग पे। यार सबसे पहली चीज तो बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने कि अगर फखर भी, जैसे हम रिजबर पे हमेशा कंप्लेन करते हुए आए कि यार स्लो जाते हैं, एंड में भी एक स्लो तरीके से अपनी विकेट दे देते हैं, तो फखर जमान के अंदर ये क्वालिटी है, एक चार्म है कि स्लो स्टार्ट के बाद भी इनिंग्स एंड में ऐसा लगा ही नहीं कि वो पार्ट बर्डन था। ही वॉज बर्डन ऑन द बैटिंग लाइनअप, 171 का स्ट्राइक रेट टच कर दिया। एंड द प्लस पॉइंट फॉर हिम वॉज कि उनके पार्टनर जिनके साथ वो पाकिस्तान टीम में भी खेल चुके हैं, अब्दुल्ला शफीक, वो जिस लेवल का स्टार्ट दे रहे हैं अब तक बैक टू बैक दो इनिंग्स में, आज भी 176 के स्ट्राइक रेट पे, लाइक अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बैटिंग स्टाइल प्ले देखे तो कोई ये इमेजिन नहीं कर सकता एग्जैक्टली। कि वो इस स्ट्राइक रेट पे T20 में वो भी वन डाउन मारेंगे। बट जब मैंने भी स्टार्ट निकाले थे तो आई वॉज इन डिसबिलीव कि भाई नहीं, शायद फ्लूक होगा या सैंपल साइज कम होगा, बट ही इज प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग, एंड अच्छी चीज है यार। तो ये एक एज मिल गया। फिर नीचे सेम चीज डैरिल मिचेल रेप्लिकेट कर गए, अच्छा स्कोर कर गए नीचे से आके, ही वाज आल्सो अच्छा, डैरिल मिचेल स्कोरिंग वाज एट स्ट्रगलिंग इफ 160। यू वॉच दैट इनिंग्स, तो शुरू में काफी वो स्ट्रगल कर रहे थे, ही वाजंट एबल टू मिडल द बॉल, और एक उनकी विकेट ले भी ली थी जो कि बाद में ओवरटर्न हो गई थी। हाँ स्ट्रगल कर रहे थे, बट एटलीस्ट उनको एक एज मिला हुआ था विद द स्कोर ऑफ फखर एंड अब्दुल्ला शफीक पहले मैच के मुकाबले के, यार हम थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। द पिच इज नॉट दैट बैड, ऑब्वियसली स्पिन पे थोड़ा फंस रहे हैं, उनकी थोड़े बहुत वीकनेस वो, मगर उस वीकनेस को भी ओवरकम किस तरह किया कि वो उस्मान तारिक पे फंस रहे थे, एंड देन ही ट्राई टू रिवर्स स्वीप मार मार के वो बाउंड्रीज निकाल रहे थे, क्योंकि यही एक तरीका था कि अगर आप डाउन द ट्रैक जाकर डीप मिड विकेट पे मार रहे हो तो बाउंड्री क्रॉस नहीं हो रही है ऑन उस्मान तारिक, क्योंकि वो इतना पेस ही नहीं दे रहे हैं। फिर आ जाते हैं नीचे आपके, मतलब जो मैच वैसे आई थिंक पेस ना बनाने वाले देना से आपके। ज्यादा ये इशू होता है कि वो क्योंकि इतना बड़ा पॉज ले लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि व्हेन डू यू स्टार्ट टेकिंग दैट चार्ज। लेकिन एक उन्होंने उस्मान तारिक नहीं थे, आई एम फॉरगेटिंग व्हाट विच बॉलर वाज, एक उन्होंने आगे बढ़ के छक्का मारा था जो कि उनका वो जो ट्रेडमार्क स्टाइल होता है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पॉज देखो है, बट ये काफी मैंने ये चीज भी ऑब्जर्व की है, और इवन द कमेंटेटर्स वर टॉकिंग अबाउट के पेस बॉल पे इतना, इनका पेस इतना स्लो आ रहा है कि पिच पे भी वो पड़ के वो असिस्ट नहीं मिल रही कि कम से कम बॉल आपके बैट के लोअर पार्ट पे भी आके लगे, वो बॉटम ऑफ द बैट लग रही है, नहीं, वो बट शॉर्ट मैं लेग आपको पे अभी मार सिर्फ रहे ये हैं आर्ग्यू या कर ऑफ रहा हूँ साइड पे रही है। कि जब भी एक किसी स्लो पेस का बॉलर होता है ना, उसके लिए तो आई वुड से कि आगे बढ़ के उसको मारना आसान है, क्योंकि आपका मकसद ही ये होता है कि आप स्पिन, लो बाउंस वगैरह पिच से अवे ले जाओ। लेकिन इशू जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो क्योंकि पॉज लेते हैं तो आपको पता नहीं है कि किस वक्त आप अपनी एक्सेलरेशन स्टार्ट करो डाउन द ग्राउंड जाने पे, और वही कंफ्यूजन में आई थिंक ही डिडंट ट्राई टू टेक दैट शॉट। इनफैक्ट स्वीप वगैरह ट्राई की और जिस पे उनका वो एलबीडब्ल्यू कॉल भी हुआ था। बट यस, कंटिन्यू करें तो हम आगे भी बात करते हैं लाहौर कलंदर की बैटिंग पे। अच्छा, मैं मैं बात कर रहा था फिर इनके जो इनिंग्स में जो सही मतलब एंड की है, प्रोसीड की है, वो सैम बिलिंग्स थे, 50 ऑफ 19 बॉल्स। और सैम बिलिंग्स की मैं काफी अच्छी बात अभी वो अपना क्या कहते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त कह रहे थे कि आई फेस्ड आमिर इन दी IL T20 फाइनल, तो मुझे पता था कि वो शॉर्ट बॉल स्लोअर वन मुझे किस टाइम पे कैसे कर सकते हैं, और उधर मुझे उन्होंने आउट किया था। तो हाउ वेल ही यूज दैट एक्सपीरियंस, दैट मोमेंट ऑफ मोहम्मद आमिर ओवर हियर, कि उनको पता था कि आमिर किस वक्त करेंगे। तो आप देखें आखिरी ओवर जो आमिर ने कराया था, आमिर का बहुत क्या कहते हैं बुरा हाल कर दिया था, लेकिन आमिर वेंट फॉर 46 रन, जहाँ पहले मैच में जल्मी के आमिर एक अलग बॉलर लग रहे थे। इट्स नॉट लाइक इज अ बैड बॉलर, बट बहुत अच्छे तरीके से प्लान्स वर्कआउट कर गए लाहौर के लिए, 220 का टारगेट, एंड यू जस्ट सॉ हाउ वेल दे वर एट देयर बॉलिंग।
और अगेन अबरार अहमद ने फिर अमंग्स द विकेट्स, उस्मान तारिक ने अच्छा किया, अकील हुसैन वाज अ वेलकम इंक्लूजन। आई नो 10 की इकोनॉमी से गए थे, बट स्टिल ऐसा लग रहा था कि वो इसमें अगर इफ़ यूज्ड वेल तो वो सेटल हो सकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे अकील हुसैन बॉलिंग कर रहे थे, फ़खर जमान वाज ऑन द क्रीज और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर हिम। तो आई थिंक ये पॉजिटिव्स तो होंगे। जो चीज़ मुझे समझ नहीं आई इस मैच में वो ये थी कि फ़हीम अशरफ एंड के ओवर्स क्यों कर रहे हैं, लास्ट ओवर क्यों उन्होंने किया, ये मुझे इसकी आप लॉजिक समझा दो। मतलब आप हमारे पर्सपेक्टिव से तो शायद नहीं होगी, बट व्हाट डू यू थिंक उनकी सोच थी जिसकी वजह से उन्होंने फ़हीम अशरफ से लास्ट ओवर कराया? यार मैं भी इस बात पे काफी सरप्राइज था, बिकॉज आपको पता है एक बॉलर जो डेथ का बॉलर है ही नहीं आप, और उसका आपको पूरे ओवर्स अब करवाने ही नहीं है, बिकॉज आपने एक ओवर शोएब मलिक को दे दिया, तो एग्जैक्टली। यू वर होपिंग कि ये फहीम के ओवर कवर अप कर रहे हैं, तो आप ये इसके तो ओवर आपको पहले ही निपटाने थे। और क्या कहते हैं, आमिर वगैरह, आमिर के साथ अबरार या उस्मान तारिक जिस तरीके से एंड में डेथ में आगे कर रहे थे, तो ये फिनिश ऑफ करते। अब ये मसला आएगा इनको पूरे टूर्नामेंट में कि ये 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, इफ यू आर नॉट काउंटिंग मलिक एज योर सिक्स बॉलर, बिकॉज मलिक अभी तक एक मतलब ऑब्वियसली ऑफ कलर्स ही लग रहे हैं। उनका एक एक ओवर ही दोनों मैच में भारी ही पड़ रहा है एक तरीके से। बेशक आप जीतो मैच या हारो, बट इट डिडंट कॉज यू गुड इन द मैच। तो अच्छा, ये भी मेरे उन्होंने हिसाब से गैम्बल यहाँ किया। पे आपको अकील हुसैन कह रहा हूँ, उस्मान तारिक से इन्होंने बॉल किया था 18वां ओवर, एक विकेट जरूर ले गए बट रन्स के लिए भी गए, आई थिंक 11 रन्स पे गए, तो ये भी थोड़ी सी अजीब सी टैक्टिक थी। अजीब टैक्टिक इसलिए, अब देखो मैं आपको बताता हूँ फहीम के साथ क्यों एंड पे जाना पड़ा है। अगर आप पूरी बॉलिंग लाइनअप में देखो, दो सीमर थे आपके पास, बाकी हम्म। सारे स्पिनर्स हैं। दो सीमर में भी फहीम सेकंड है और एक आमिर है, तो आमिर तो चलो एक करवा लेगा, तो एक या तो फिर आपको स्पिनर से जाना होगा या फहीम अशरफ से। तो इट्स लाइक कि आपको या तो फिर एक फास्ट बॉलर लाना पड़ेगा लोकल टीम के अंदर, ये फहीम को ही रिप्लेस करना पड़ेगा, या तो आपके पास वसीम जूनियर है बैकअप पे। एक और भी हमने फास्ट बॉलर देखे थे, वो भी हैं का इस स्क्वाड में जो हमने डिस्कस किया था रिव्यू वसीम में। जूनियर, खुर्रम शहजाद। खुर्रम शहजाद, यस। तो अब हाँ, ये आते हैं तो ये किसकी जगह आते हैं, ये सवाल आ जाता है, बिकॉज अब आई तक थिंक तो एक ही जिस तरह की अबरार और उस्मान तारिक बॉलिंग कर रहे हैं, आई एम गेसिंग वो अकील हुसैन की जगह ही आएंगे। ये ओवरसीज स्पॉट आएगा ना अकील हुसैन की जगह। अब वैसे तो, या अगर नहीं, आप अकील ओवरसीज की स्पॉट जगह वो तो लोकल आप लाते हो बैटिंग तो में, आप फिर बैटिंग में यूज कर लो ना वो स्पॉट, बैटिंग हाँ ये में कर क्या। सकते हो, आप हाँ, बैटिंग भी कर एग्जैक्टली। सकते हो। बट फिर यही है कि आप उस एक सीमर लाना पड़ेगा, या माइट बी पॉसिबल आप दो सीमर्स भी ट्राई कर सकते हो कि आप जूनियर और खुरम शहजाद को लाके आप फहीम को बाहर कर सकते हो, अकील और फहीम को हटा के, हाँ, और ये एक भी पॉसिबल है। ओवरसीज बैटर आप ऐड ऑन कर दो, तो इससे आपको एक अच्छा डेप्थ मिल जाएगा, बिकॉज वसीम जूनियर आपको डेप्थ में ओवर्स दे देगा, खुर्रम शहजाद पावर प्ले में आमिर के साथ आ जाएगा। वैसे इनके पास फॉरेन कैटेगरी में कोई बैटिंग ऑप्शन है नहीं। अभी मार्क चैपमैन आ जाएंगे तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो इनके पास और कोई प्लेयर नहीं है। ऑलराउंडर, ऑलराउंडर में भी कैटेगरी में भी नहीं है कोई, अगर हमने आप डिस्कस किया था, शॉन वैसे एबट तो को हमने अगर ये आप डिस्कस काउंट की कर रहे थी। हो तो, ये शॉन एबट है और काइल जेमिसन भी तो है जो आज नहीं खेल रहे थे। हाँ, लेकिन काइल जेमीसन आई एम नॉट श्योर वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे, बट आप ये हाँ आर्ग्यू कर सकते हो कि अकील हुसैन की जगह आप लाइक फॉर लाइक पे शॉन एबट को खिला सकते हो। यार वो मेरे हिसाब से शॉन एबट भी इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते, आई माइट बी बट रॉन्ग, फ़हीम बट अशरफ अभी से तो जो इन बेहतर ही होंगे। कंडीशन में फाइन से बेहतर होंगे। बट मेरा फिर ये भी प्लान है कि एट टाइम्स आपने देखा है कि आपको टीम्स ने शॉक किया है, वो तीन ओवरसीज प्लेयर के साथ भी गए, ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं चार के चार ही खिलाए, इस्लामाबाद ने पास में किया है, तो नहीं, लेकिन यू शॉन नेवर नो एबट का भी अगर आपको। फायदा है ना, मतलब ठीक है, मैं उनको कोई जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं बोल रहा, बट एट्थ पे नाइन्थ पे अगर आप कहीं भी खिलाना चाहो तो ही इज़ अ डिसेंट बैटिंग ऑप्शन। बिल्कुल कर सकते हो। आई गेस ये अपने ऑप्शंस ट्राई करेंगे, और यही नजर आता है अभी चेंज इनकी अगले मैच के लिए मेरे हिसाब से। ठीक हो गया, जल्दी से हम सेकंड इनिंग्स की तरफ आते हैं। वेयर डू यू थिंक क्वेटा वेंट रॉन्ग, और वाज इट लाहौर's मास्टर क्लास इन द बॉलिंग? यार यहाँ पे अगर देखो तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही अगर आप देख लो तो लाहौर वाज ऑल ओवर क्वेटा, 3 विकेटें 9 रन पे, तो
यहीं से ही पता चल गया था कि गेम वाज ओवर, बिकॉज 220 का टारगेट है। अब यहाँ से कोई मिरेकल भी हो सकता था कि एक इनिंग्स कोई बड़ी खेल जाए, बट ऑब्वियसली इट वाज टू मच फॉर क्वेटा। फिर भी कुशाल मेंडिस और रायली रूसो दे ट्राइड देयर बेस्ट। यहाँ पे फिर मैं देखता हूँ कि शोएब मलिक पे मैं काफी कंसर्न हूँ कि चलो इट वाज इट डेड रबर जिस टाइम शोएब मलिक थे, बट फिर भी 14 रन ऑफ 15 बॉल्स, दैट्स क्वाइट कंसर्निंग। क्या आप अगर आज के पीएसएल में 43 ईयर ओल्ड मेंटोर को उठा रहे हो, जो पाकिस्तान की टीम्स का मेंटोर, चैंपियंस का मेंटोर है नेशनल T20 में, तो उससे आप तो कुछ ज्यादा ही बेहतर डिलीवर करना चाहोगे कि भाई आओ आप करो, या तो फिर आपको फिर डिसाइड नहीं, करना मुझे होगा तो कि नंबर ही उनकी उठा रहे समझ नहीं आ रही। इतना लोअर डाउन द ऑर्डर वो कब खेलते होते हैं यार? इस दौर की क्रिकेट में जहाँ 220 230 प्लस स्कोर्स बन रहे हैं, आप क्या ही कर लोगे? यार। फिर ये वही बात है ना, आपका ऑब्जेक्टिव या विजन क्या है टू इन टेकिंग शोएब मलिक इन दिस स्क्वाड? क्या आप उनको सिर्फ इसलिए लेकर आए हो कि यंगस्टर्स थोड़े ग्रूम हो जाएंगे और बस चलो कोई नहीं मिल रहा था बेटर ऑप्शन डोमेस्टिक में तो चलो शोएब मलिक ही सही? बिकॉज अभी मुझे लग रहा है कि बहुत केयरलेस अप्रोच है कि मलिक को एज अ मतलब एक सिंपल एक लो वैल्यू विकेट लेके चल रहे हो आप, कि भाई सही है नीचे से आगे अगर कोई फायर कर देगा तो ठीक है। और ऐसा भी नहीं है आपको कि इसको बॉलिंग देखना में चाहिए इतने था कुछ टॉप। इफेक्टिव रहे हो कि आप बोलो कि यार बॉलिंग में कवर अप कर रहे थे। एग्जैक्टली अब जब 3 विकेटें आपकी गई तो मेरे हिसाब से तो शोएब मलिक को उधर आना चाहिए था हम्म। बैटिंग करने, आके थोड़ा इनिंग बिल्ड करते। एंड ही नोज द कंडीशन बेटर देन कुशाल मेंडिस एंड रायली रूसो इन इस जगह की तो। और यार ये एक आई बहुत थिंक अच्छा ये उनके वही लिए वाली ये बात है बहुत। ना, कि इतना अच्छा स्क्वाड लेते हुए भी इफ यू आर नॉट यूजिंग इट करेक्टली तो फिर तो फायदा नहीं है ना। ये तो शोएब मलिक को अगेन एंड अगेन आप नीचे भेज रहे हो, मेक्स नो सेंस। इससे बेहतर तो सरफराज अहमद वाली पोजीशन अगर ही ले रहे हैं तो फिर सैफी को ही लेके आ जाओ, शोएब मलिक को बोले तुम मेंटर बन जाओ क्वेटा के, लेकिन फायदा नहीं ना एक ऑलराउंड सरफराज भी इतना लेट, क्योंकि सरफराज तो चलो कीपर बैट्समैन थे और उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी तो यू हैड टू कवर एंड डाउन द ऑर्डर। मलिक भी वही करेगा तो फिर मेरे हिसाब से उसको कोई फायदा और नहीं। मुझे एंड एक चीज ये डिस्पाइट भी समझ इस नहीं आई, परफॉर्मेंस पे तो अकील अकील हुसैन को ये बार बार ऊपर प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं इनके बैटिंग स्टैट्स देखूं T20s के, तो 108 की इनकी स्ट्राइक रेट है और 15.42 की एवरेज है। इसमें ऐसा क्या है जो इनको बार बार ऊपर भेजा जा रहा है? एक मैच में चलो आप कभी कभार लो वैल्यू विकेट यूज करते हो, अनलेस यू आर समवन लाइक सुनील नारायण जो कि आप बोलो कि सेंचुरियां भी मार सकता है। तो आई डोंट नो, आर्ट के लिए आई एम कंप्लीटली फाइन विद अकील हुसैन, बट इनको क्यों बार बार प्रमोट किया जा रहा है? बेहतर नहीं होगा कि साथ का एक ये जेन्युइन बैटर रख लें, ख्वाजा नाफे को ही कहीं मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर लें? यार फिर वही बात आती है ना, आप ख्वाजा नाफे को लाओगे किसकी जगह? ये तो आपके पास हसन नवाज वाला ऑप्शन है कि उससे रिप्लेस करो, बैटिंग ऑर्डर ऊपर शिफ्ट करो और नाफे को आप नीचे लेकर आओ, एक ये बिल्कुल। ऑप्शन है। दूसरा, आज मेरे हिसाब से जिस वक्त पे इस सिचुएशन में अकील हुसैन आए थे वो एक मैच डेड रबर बन गया था। ऑब्वियसली कोयटा को भी पता था कि यहाँ से भी जीतना बहुत मुश्किल है, वे उसको ही डिलीवर नहीं कर पा रहा था, तो दे थॉट कि चलो अकील को थोड़ा बैटिंग भी ट्राई कर ले, बिकॉज वो एक ओवरसीज स्पॉट कवर कर रहे हैं, तो दे हैड टू मेक श्योर कि क्या ये फॉर्म पिक कर सकते हैं, क्या ये अच्छा डिलीवर कर सकते हैं आगे आने वाले मैचेस में। डिसीजन आपको लेना है कि शॉन एबर्ट, काइल जेमिसन या अकील हुसैन में से कोई एक खेलेगा। तो ये काफी क्रूशियल है, बिकॉज अगर मैं टॉप ऑर्डर देखूं तो टॉप ऑर्डर के ज्यादा चांसेस हैं कि दे विल प्ले मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस, जो तीन आपके ओवरसीज बैट्समैन। फिन एलन का तो प्लेटिनम में आखिर पिक किया हुआ है। खैर, जल्दी से लाहौर की बॉलिंग की बात करते हैं। आई थिंक ऑल ऑफ द बॉलर्स वर वेरी गुड। मे बी हारिस रऊफ वाज अ टच एक्सपेंसिव, लेकिन या जहादात खान भी इनफैक्ट एक्सपेंसिव थे। शुरू में मैंने प्रिडिक्ट जरूर किया था कि जमान खान स्टार्ट करेंगे, वो हुआ नहीं। बट जिस किस्म की जहादात खान बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद वक्त आ गया कि जमान खान को दोबारा ला के ट्राई किया जाए। क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ बॉलर लाइक शाहीन जो कि अच्छी न्यू बॉल कर सकते हैं, तो आप वाई नॉट यूज जमान खान जो कि डेथ ओवर में शेयर कर सकते हैं। फिर शाहीन के पास थोड़ी सी लग्जरी हो जाती है कि आप किसी भी पोजीशन में बॉल कर सकें। ऑल्दो फिर उसमें ये भी कंसर्न होगा कि फिर न्यू बॉल कौन शेयर करें, क्योंकि हारिस रऊफ इज ऑल्सो नॉट पर्टिकुलरली गुड। तो शायद हाँ ये रीजन हो सकता है। बट ओवरऑल क्या बॉलिंग को देखते हो? आज शाहीन की विकेट्स जब गिरी, जो हमने रिव्यू में भी बात की थी कि जब शाहीन विकेट्स लेते हैं तो यही बॉलिंग अच्छी लगने लगती है, चाहे वो इंटरनेशनल में हो चाहे वो पीएसएल में हो।
फिर हारिस रऊफ ने भी विकेट्स ली, नीचे से सिकंदर रजा, आसिफ अफरीदी, एवरीवन डिड वेल. तो एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू नोटिस्ड टैक्टिकली या बॉलिंग वाइज? यार मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि ऑब्वियसली जब शुरू में शाहीन ने 2 विकेटें ली एंड विद हिम आसिफ आफरीदी टुक अ विकेट, तो आपको पता था कि आपने टॉप ऑर्डर बहुत चीपली आउट कर दिया है. उसके बाद आप अगर बाकी इनके स्पिनर्स देखो, स्पिनर्स जिस तरीके से कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और रिशाद, सिकंदर रजा एंड आसिफ आफरीदी, हम्म. आई लाइक कि शाहीन ने अपने ओवर्स, अपने हारिस रऊफ के ओवर्स और जहांदाद के ओवर्स रोके और स्पिनर्स को ज्यादा चांस दिया कि जाओ अपने पूरे ओवर्स करो. चाहते तो वो सिकंदर रजा को भी, क्या कहते हैं, चौथा ओवर, 2 ओवर के बाद शायद रोक देते, या 1 ओवर के बाद बोलते नहीं यार बॉलर्स तो दे आर ट्राइंग देयर बॉलिंग डेप्थ के भाई कितना हमें सपोर्ट मिल सकता है. तो राइट नाउ एक काफी अच्छा रहा जो मैंने मैच देखा कि स्पिन डिपार्टमेंट में दे आर टू गुड. फास्ट में एक कंसर्न ये रहेगा कि ऑब्वियसली फास्ट बॉलर लीग रन, एक जहां का इशू रहा है. आरएस रऊफ इज गुड बट एट टाइम्स ही गेट्स टू एक्सपेंसिव. या तो वो लो वैल्यू विकेट आपको दे देंगे, मगर उनका बहुत जरूरी है कि टॉप हा, ऑफ द, हारिस रऊफ जब लो आपका वैल्यू पावर विकेट प्ले दे जब देंगे? आते हैं लो वैल्यू विकेट, मैं आपको समझाता हूँ. लाइक लेटर लोअर डाउन ऑर्डर के फॉर द बैटर, बैटिंग टेल ऑर्डर एंडर की ऑफ द विकेट. लो ऑर्डर के बाद टेल एंडर की विकेट या तो लेके दे दें. इट्स इम्पोर्टेंट कि वो एक क्रूशियल पार्टनरशिप ब्रेक करें. वो लाहौर के लिए फायदेमंद हो कि आपका पावर प्ले हारिस रऊफ आता है. यहाँ पे आपको हाँ एक और पावर प्ले का बॉलर ढूंढना पड़ेगा विद आसिफ अफरीदी एंड शाहिद शाह. जैसे अभी जहांदाद तो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो ऑब्वियसली जमान खान की एक डायरेक्ट रिप्लेसमेंट बनती. हाँ, वो मुश्किल होगी क्योंकि रिशाद हुसैन भी ऑब्वियसली आप पावर प्ले में नहीं करा सकते, तो दे विल हैव टू मेक दिस चॉइस अर्ली. अभी तो एक बड़ा टोटल था और शाहीन ने विकेट्स ले ली, ये कंसर्न हो सकता है. और ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया कि रिशाद हुसैन काफ़ी इन्होंने शो कर दिया है कि भाई इनको आपने सिलेक्ट करना है तो आपने बाकी 3 ओवरसीज इनके अराउंड ही बिल्ड करने होंगे. सिकंदर रजा ने भी डिसेंट बॉलिंग की और आसिफ अफरीदी ने भी की, बट अटैकिंग स्पिनर की बात करो तो वो रिशाद हुसैन ही है, तो उनको किसी तरह इन्होंने एडजस्ट करना होगा. इसके अलावा कोई और 4 मैचेस में जो आपने कोई चीज़ नोट की हो तो करें, वरना कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. नहीं, मेरे हिसाब से तो अभी तक के लिए इतना सही है बिकॉज काफी हमने पॉइंट्स कवर किए हैं. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस का देखेंगे, रिव्यू करेंगे. हाँ, होपफुली वीकली से ज़्यादा हम थोड़ा इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंट करने की कोशिश करेंगे. कोशिश करेंगे कि मैच बाय मैच भी बात कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैट्स और एनालिसिस वगैरह ला सकें. तो हमारी मेहनत का आप भी ज़रा हमें हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन.